स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो साइंस यानी क्लास 10th के साइंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें अभी टोटल 80 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, 18 नंबर से स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया है। और इसमें मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट कि पिछले साल भी 10th के मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स से पास कराया था, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होने के कारण। लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे साइंस हैं तो साइंस के 5 वीडियो लाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। सब्जेक्टिव के 5 वीडियो, ऑब्जेक्टिव के 5 वीडियो, किसका? तो साइंस का। फिर आएगा आपका संस्कृत का, फिर आएगा सोशल साइंस का। फिर इसी तरह से सभी का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उन सब का, और आप अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 390, 450, 480 इस तरह के मार्क्स गेन किए हैं। मैं घर पर भी पढ़ाता हूं, तो आप लोग क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, मैं जितना बताऊंगा। ठीक, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को हम बताते जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। मतलब साथियों, ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, इनको प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यही तो, ये रंग जो बनता है तो ये किससे बन रहा है? प्रिज्म से बन रहा है। तो किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपका कह रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। मतलब आपका जो रेटिना होता है, आँख का जो रेटिना होता है, ये आपका आँख हो गया, इसका जो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो आपका जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन देख करके आप बताइए कि किसके द्वारा बनता है। तो आपका अभिनेत्र लेंस जो होता है उसके द्वारा क्या बनता है? रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। मतलब ये जो आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है, इसमें किस रंग का, मतलब ऊपर में कौन होता है? ऊपर में होता है लाल, ठीक, और नीचे में कौन होता है आपका? बैगनी। तो यही पूछ रहा है कि इसमें किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग नीचे में है, तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे कम होगा। तो इसी तरह से एक एक पॉइंट को आप क्लियर करके बनाएंगे ना, तो एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। ठीक, फिर इसी तरह से आप बनाएंगे। अगला कहता है कि प्रकाश क्या है। मतलब आपका जो लाइट है वो क्या है? क्या वो कण का प्रवाह है? तो दोस्तों, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। मतलब अंधेरे में आप चले जाइए तो क्या आपको दिखाई देगी? नहीं। तो इसी तरह से प्रकाश जो है वो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ठीक दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी तुरंत मैंने 12th का भी एक तैयारी करवाया था इस चैनल से। आप लोग पूछ सकते हैं 12th के स्टूडेंट से कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्टिव किया है। मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा कि उन्होंने किस तरह से मेरे चैनल से पढ़ाई किया, कैसे उन्होंने गेन किया है इतना मार्क्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक, तो वो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से आप बता सकते हैं कौन होगा। तो परितारिका जो होती है वो इनकी मेन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की स्थिर विद्युत में आवेश होता है। मतलब स्थिर विद्युत जो होता है उसमें आवेश कैसा होता है? मतलब जब हम विद्युत को स्थिर कर देते हैं तो उसमें आवेश कैसा रहता है? क्या वो विरामक अवस्था में रहता है? क्या वो गति अवस्था में रहता है? दोस्तों, जब हम स्थिर कर देते हैं विद्युत को तो वो तो विरामक अवस्था में रहेगा ना। ठीक ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपको फ्रेश नहीं दिख रहा है, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष आँखों साफ साफ देख सकती है। तो वो दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख सकती है दूरदृष्टि दोष वाले। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 24 का हो गया था। अगला कहता है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। मतलब तालाब का जल जो होता है वो कम गहरा किस कारण से दिखता है। तो वो अपवर्तन जो होता है उसके कारण से तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। ठीक, फिर अगला कहता है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो 4 से 6 घंटे के भीतर मृत्यु के बाद वो आँख निकाल लेना चाहिए। ठीक, फिर अगला 27 नंबर का क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी यानी कि सियान रंग बनता है।
हाँ तो दोस्तों देखिए, ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीला, ये एन से नीला हो गया, ठीक, और एच से क्या हो गया, हरा। मतलब जब नीला प्लस हरा को ये मिला देगा तो स्टोन क्या बन जाएगा आपका, देखिए तो ये सियान बन जाता है। क्या बन जाता है बीच में, सियान बन जाता है। तो क्या बन रहा है, सियान बन रहा है। फिर बोलेगा ये एल से लाल हो गया और एन से नीला हो गया। जब लाल और नीला को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मेजेंटा बनता है, ठीक। फिर लाल और अगर हम हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीला बनेगा। लाल और हरा को बनाएंगे तो क्या बनेगा, पीला बनेगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है ऑरस्टेड भी होता है और टेस्ला भी होता है, मतलब सी, ए और बी दोनों होता है, ठीक। अब मैं थोड़ा फास्ट करते जाता हूँ, जो भी हल्के क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो निकट, चुंबकीय क्षेत्र जो निकट आता है वो क्या बतलाता है, मतलब वो क्षेत्र का मान बतलाता है, ठीक। देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग घबराएं मत, इतने ही क्वेश्चन को करते चले। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो अगर आप बोलेंगे दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है तो द्वारक बोला जाता है। मतलब दर्पण की जो ये चौड़ाई है, दर्पण की जो ये चौड़ाई है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई जो है ये, इनको क्या बोलेंगे तो द्वारक बोलते हैं, ठीक। इतना याद रखेंगे। बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। मतलब ये सभी पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो भस्म कहे जाते हैं, जो जल में घुलकर क्या देते हैं, किस प्रकार के आयन देते हैं, इस जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, भस्म कहे जाते हैं। तो इनका जो आंसर होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन होगा। मतलब OH आयन जो होता है वो भस्म देता है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, भस्म कहे जाते हैं, ठीक। अब आपका 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जाता है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। मतलब ये जो यूरिया बना था सबसे पहले, उसमें से किसने किया था। देखिए दोस्तों, ये कोलवे नहीं किया था, बोहर भी नहीं किया था, बर्जिलियस उसका क्या था, गुरु था। लेकिन इनके जो चेला थे, उनका नाम मुझे शायद याद नहीं अभी, वो किए थे। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब उनका नाम इसमें नहीं दिया गया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कहता है, अगला कह रहा है कि 34 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। मतलब कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, वो जल के साथ घुल करके कौन सा अभिक्रिया देगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए कैल्शियम कार्बाइड है तो ये CaO एक जगह चले जाएगा, प्लस C2H2 चले जाएगा। तो C2H2 को क्या बोलते हैं, एथाइन, क्योंकि ये दुना है, ठीक। तो यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। मतलब जब लोहा को जिंक से लेपित करते हैं तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ये इसी को तो हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। देखिएगा स्टूडेंट, आप सभी को पता नहीं है, किसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोग रोइएगा अगर अभी से इतना कमांड नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब ऐसा कौन सा है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आपका जो ऑप्शन है, और ऑप्शन देख करके भी बता सकते हैं कि कॉपर जो होता है इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये तीनों अभी अभिक्रियाशील नहीं होता, सबसे ज़्यादा लेकिन कॉपर होता है। अगर बोलेगा ऐसे भी आपको दे देगा, कॉपर सबसे अधिक होता है अभिक्रियाशील, अभिक्रिया के लिए दे देगा, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, इसके बाद ऐसे ऐसे दे देगा, और इसी तरह के 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कॉपर होता है, तो कॉपर में ऐसे जिसमें रहेगा तो कॉपर को मारिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। मतलब ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसके एक अणु में कहता है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ठीक। तो कितने परमाणु होते हैं, तो देखिए तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6। देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो यही पूछ देगा, हल्का क्वेश्चन है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। मतलब तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में सबसे पहले के विकास में किसका आरंभिक योगदान रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें मेंडलीव का सबसे पहला प्रयास रहा है। किसका, मेंडलीव का, ठीक। मेंडलीव का आवर्त सारणी सबसे पहला है। समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। देखिए समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इनका यही होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि एक समान होता है तो दूसरा असमान होता है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो 40 नंबर का ऑप्शन से आप भी बता सकते हैं कि वो श्वेत होता है। किस तरह का होता है, तो श्वेत रंग का होता है, ठीक।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए 41 का, बाजार में बिकने वाले चिप्स को की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। मतलब चिप्स की थैली में जो होता है उसमें ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है और उसमें ऐसी कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। मतलब इसमें कि सोडियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता। ऑप्शन है ये लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है। ठीक, ऐसा बात नहीं है। सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो होता है वो HGS, मतलब एच जी एस को हम क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। तो इसमें कौन है मेन, HG पारा मेन है। तो HG का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। ठीक, इसी तरह से कोई फार्मूला दे देगा, बोलेगा कि ये किसका अयस्क है, तो आप सभी को याद रखना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन उड़ गया तो उसका ह्रास क्या कहलाता है। उड़ने का कारण मतलब अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब एल्युमिनियम जो है उस पर मोटी परत बनाया जाता है, तो उसी की परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है। मतलब ऐसा इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें बोलता है कौन ऑक्सीकारक है। मतलब H2SO जो है वो ऑक्सीकारक है। आप ये ओ देख करके मत ऑप्शन में दे दीजिएगा कि यही ऑक्सीकारक है। ठीक, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें बोलता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो C2H4 है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। मतलब ऑक्सीजन की ये फॉर्मूला है 2n² होती है। कितना होती है, 2n² होती है। कितनी होती है, 2n²। ये फॉर्मूला आई होती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है डाइमिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है। मतलब ये C2H6O जो है इसका IUPAC नाम क्या है। मतलब C2 को क्या बोलते हैं, एथॉक्सी। इसके बाद क्या है, C2O है तो इसको क्या बोलेगा, एथॉक्सी। इसके बाद C2 है तो एथॉक्सी ईथन। मतलब C इसका लगता है हमको राइट आंसर है। ओ सॉरी, मेथॉक्सी मेथन हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथन, डाइमेथाइल मीथर मेथॉक्सी मिथेन हो जाएगा। क्योंकि ये CH3O एक बार चले जाएगा और ये CH3 इधर चले आएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3O CH3, तो इसका हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आप देख लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन आया है कि ऑक्सीन है। मतलब ऑक्सीन 1 नंबर का नहीं है, शायद 51 नंबर का है। ऑक्सीन ये क्या है, ऑक्सीन जो है ये एक हार्मोन है। ठीक, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, इसमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के क्वेश्चन मिक्स हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो ये 52 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मतलब मेथनोइक अम्ल जो होता है उनका सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम क्या है। मतलब ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है उसका मेथनोइक अम्ल है। मतलब इसका नाम यही हो गया मेथनोइक अम्ल, CH3COOH यही हो गया। इसका नाम बोलता है क्या है, तो मेथनोइक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल नाम होता है मेन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मतलब धोबिया सोडा कुछ भी बोले, Na2CO3 × 10H2O ये धोबिया सोडा का सूत्र है। ठीक, आप याद ही रख लेंगे क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम परमाणु जो होता है उसके बाहरी कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, क्यों, कैसे, तो 1s2। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है तो 1s2 हो गया। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब अगला है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। मतलब जल में जो घुलनशील भस्म होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं क्षार। मतलब जब वो जल में घुल जाएगा कोई भी चीज़ तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक, फिर अगला है 57 नंबर कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। 57 नंबर का है B, मतलब टमाटर जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। फिर 58 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। मतलब ये जो Na है, Na ऐसे लिखे जाएगा सोडियम, इनका गलनांक सबसे कम होता है। ठीक, फिर अगला है कि 59 उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, आप लोग याद रखेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, उस समय आपको रोना आएगा वहाँ।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्रामांचक, सॉरी दोस्तों, अगला है 61 नंबर के क्रामुंकुंचुक गति कहाँ पाई जाती है। मतलब क्रामुंचुक गति जो है वो आहार नली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आहार नली में पाई जाती है। अगला है कि टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। मतलब 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है वृक्ष के छाल में पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ पाया जाता है? वृक्ष के छाल में। ये सब रटने का है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे, रटने का नहीं तो ध्यान में रख लेंगे तो आपका एग्जाम पार है। फिर 63 नंबर का क्वेश्चन, हृदय का पेस मेकर कहते हैं। मतलब हृदय का जो पेस मेकर होता है उसे हम क्या कहते हैं? SA नोड। अब बोलिएगा इसमें ट्रिक क्या है भाई साहब? इसको तो थोड़ा ध्यान में रखना ही होगा, रटिएगा नहीं तो ध्यान में रखिए। फिर अगला कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति की हृदय धड़कन की गति होती है। तो ये बच्चा भी याद करके रखेगा, क्योंकि इस तरह के एक न एक क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं कि 70 से 80 प्रति मिनट होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। मतलब 65 नंबर का क्वेश्चन जो वो एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 66 का, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बेहद ही आसान है कि ऑक्सीजन जो होता है उसको मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। मतलब पत्ती जो होता है, ये आपका पत्ती है, सॉरी दोस्तों मैं अच्छा से बना देता हूँ, ये आपका पत्ती है, आपको दिख रहा होगा पत्ती की तरह। इसमें कहता है कि पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? वो रंध्र जो होता है उसके द्वारा गैस होता है। ठीक, अगला कहता है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। स्रावित मतलब कहाँ से वो बहता है, पित्त रस। ठीक, तो आप सबको पता होना चाहिए कि वो यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। 68 हो गया। अब आ गया 69 नंबर का, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मतलब कवक जो होता है उसमें कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, स्वपोषी या ऐसी कौन सी विधि पाई जाती है कवक में? तो मृतजीवी ही कवक में पाई जाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, समजात अंगों का उदाहरण है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, 70 का वो हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो होता है उसमें उदाहरण है यही। अगला क्वेश्चन है 71 का, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। 71 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मेरुरज्जु में चाप बनते हैं। चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। सामान्य अनुशीतलन दाब कहाँ होता है? तो वो 80 mm में होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 73 का, कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। मतलब उभयलिंगी, देखिए उसमें से आपको पता ही चल जाएगा कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी ये सब तो अपना एक मेन जाति है। ठीक, तो ये केचवा अलग जाति का लग रहा है, उभयलिंगी लग रहा है, तो केचवा ही आपका मेन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों द्वारा होता है, यानी कि फूल वाले पौधों में किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा ही होता है। ठीक, फिर आपका 75 नंबर है कि निम्न में से कौन एक लंगी पुष्प है। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, पपीता पुष्प जो होता है वो एक लंगी पुष्प होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न 76 का, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। मतलब ऐसा इसमें जो दिया है वो कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो 76 का आपका डी नंबर हो जाएगा डबल टी, और डबल टी जो है ये बौने पौधे को दर्शाता है। बोना मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अगला कहता है कि मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु के बारे में 2 क्वेश्चन आ गया है तो पूछेगा ही पूछेगा। ये डी नंबर जो है मेंडुला से ये निकलता है। ठीक, फिर 78 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो इसमें जो होता है वो विसरण द्वारा शैवाल में जल का परिवहन होता है। ठीक, फिर अगला आपका 2 क्वेश्चन छूट गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, ये सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी है। मतलब डी, मतलब ये सभी के लिए है। ग्लूकोज में अब देखिए 80 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो अभी तुरंत बताएं ना, ग्लूकोज का पहले फॉर्मूला देख लीजिए, C6H12O6। ग्लूकोज में कितने हैं? 6 हैं। तो आपको यहाँ डी नंबर में दिख रहा होगा कि 6 हैं, तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ डी है। ठीक, डी आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो अभी बताया ये इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे आपके, क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे। तो मैं जल्द ही आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ 5 नंबरिया क्वेश्चन भी और 2 नंबरिया क्वेश्चन भी साइंस का। ऐसा नहीं कि साइंस का भी, मैं मैथ के लिए भी मरता हूँ, और आप सभी का मैथ में भी आप लोग देख लीजिएगा 98+ नहीं आया तो इस चैनल का नाम बदल दीजिएगा आप लोग।
ठीक। 98 प्लस का मैथ में दावा रहेगा। साइंस में भी मेरा 98 जाएगा तो जाएगा, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे तो। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।